सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में कृषि से जुड़ी जानकारियों के साथ फिर एक बार मैं निरंकार। आज के अंक में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही आपको शेयर कराएंगे पशु मेले की। लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। खाद्य मंत्रालय ने किया गन्ना मूल्य 10 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव। सरकार ने कहा दलहन पैदावार 190 लाख टन होने की उम्मीद। किसानों को राहत देने के लिए केरल में होगी नेचुरल रबर की सरकारी खरीद और दूध की मांग 180 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। किसान भाइयों, खाद्य मंत्रालय ने अगले अक्टूबर से शुरू होने वाले मार्केटिंग सीजन 2014-15 के लिए गन्ने की एमआरपी 10 रुपए बढ़ाकर 220 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के पास हो जाने से किसानों को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अगले मार्केटिंग सीजन में किसानों को गन्ने का मूल्य बढ़ाकर देने की योजना बनाई है। खाद्य मंत्रालय ने अगले अक्टूबर से शुरू होने वाले मार्केटिंग सीजन 2014 से 15 के लिए गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी 10 रुपए बढ़ाकर 220 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने उत्पादन लागत, चीनी की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और अन्य कारकों का अध्ययन करने के बाद गन्ने का एफआरपी 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे खाद्य मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। अब इस प्रस्ताव पर दूसरे मंत्रालयों के सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। जल्दी ही इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि सीएसीपी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। प्रस्ताव के मंजूर हो जाने पर गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के अच्छे दाम मिल सकेंगे। योजना के अनुसार चीनी मिलों को एफआरपी पर गन्ने की खरीद करनी होगी। कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2013-14 में दलहन की पैदावार 10 लाख टन बढ़ाकर 190 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है, जिसे प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है। इसके लिए एनएफएसएम में 1100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चालू वित्त वर्ष में दलहन की पैदावार बढ़ाकर 190 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है, जिसे प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के 180 लाख टन दलहन उत्पादन के मुकाबले इस साल 10 लाख टन अधिक दलहन उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कुल आवंटित राशि 2000 में से 1100 करोड़ रुपए का आवंटन दलहन उत्पादक राज्यों को किया गया है। आवंटन राशि बढ़ाने का मकसद किसानों को दलहन उत्पादन के प्रति प्रेरित करना रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में दलहन की बुआई 149.02 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 156.57 लाख हेक्टेयर में हुई है, जिससे दलहन की पैदावार 190 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो लक्ष्य के करीब है। केरल सरकार ने नेचुरल रबर के मूल्य में आई तेज गिरावट के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नेचुरल रबर की खरीद करने की पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार के इस कदम से नेचुरल रबर उत्पादक किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। चालू रबी सीजन में नेचुरल रबर के मूल्य में आई तेज गिरावट के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केरल सरकार नेचुरल रबर की खरीद करने की तैयारी कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री ओमेन चांडी का इस बारे में कहना है कि मौजूदा हालात पर सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की मांग की गई है। वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए सुलभ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि यह रकम नेचुरल रबर की खरीद समेत इसके तय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। श्री मांडी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबर की कीमत घटने के कारण घरेलू बाजार में भी नेचुरल रबर के दामों में गिरावट आई है। इस गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेचुरल रबर की खरीद करने का निश्चय किया है, जिससे किसानों को होने वाले घाटे से राहत मिल सके। आमदनी बढ़ने के साथ ही देश में दूध की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी को देखते हुए 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दूध की मांग 180 मिलियन टन से भी ज्यादा पर पहुंच जाने की संभावना है। किसान भाइयों,
दूध उत्पादक देशों में पहले पायदान पर रहने वाले अपने देश भारत में दूध की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के अनुसार आमदनी बढ़ने के साथ ही देश में दूध की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। श्री पवार ने कहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दूध की मांग 150 मिलियन टन और 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दूध की मांग 180 मिलियन टन से भी ज्यादा पर पहुंच जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस मांग को पूरा करने के लिए दूध का वार्षिक उत्पादन अगले 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन की दर से बढ़ाना होगा, जिससे मांग को पूरा किया जा सके। श्री पवार ने कहा कि इस मांग को देखते हुए पशुओं की दुग्ध उत्पादकता और दूध उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजना बनाने की जरूरत है। मौसम में भले ही ठुठुरन है, मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में छिटपुट बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों के कुछ हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावना है। तुम नहीं चल रहे नागपुर? नहीं भाई, घर पर कुछ काम लगाया हुआ है। दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह घर बैठे टीवी पर तेंदुलकर के मैच में लगे रहते हो ना, उसी तरह ब्लॉक दफ्तर में इंटरनेट के जरिए तुम भी देख सकते हो, समझे? अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अच्छा। मैं इस नए हाइब्रिड बीज के बारे में वैज्ञानिकों से बात करूंगा। मैं वहाँ लगे अच्छे फसलों के खेत देखूंगा। मैं तो गाय के अच्छे नस्लें देखूंगा। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे। सब चलेंगे। हाँ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत से हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न। किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। आइए अब देश के विभिन्न मंडियों में जींसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। बाजरा मार्कपुर आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 1250 से अधिकतम 1300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। चावल मंजेरी केरल की मंडी में 2900 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मसूर दाल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की मंडी में 6200 से 7300 रुपये। मक्का अबू रोड राजस्थान की मंडी में 1575 से 1625 रुपये। चीनी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की मंडी में 2950 से 3120 रुपये। अब नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। अमरूद बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 1500 से अधिकतम 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सेब मुक्कम केरल की मंडी में 8000 से 12000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। प्याज सूरत गुजरात की मंडी में 700 से 1000 रुपये। आलू हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। टमाटर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 550 से 625 रुपये। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लहसुन चेरथलाई केरल की मंडी में न्यूनतम 5800 से अधिकतम 6200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मिर्च लाल कोविलपट्टी तमिलनाडु की मंडी में 5000 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में 9750 से 11075 रुपये। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक विज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। पशुपालन न केवल खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए आमदनी का साधन है, बल्कि भूमिहीन किसानों के लिए भी जीवन यापन का एक अच्छा स्रोत बन गया है। ये भी सच है कि कृषि के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ पशुपालन में भी हमने बहुत तरक्की की है। किस क्षेत्र में कौन सी नस्ल पालें, उनका खान पान कैसा हो, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, जिससे कि वो अधिक से अधिक दूध का उत्पादन दे सकें। इसी दिशा में अन्य संस्थानों के साथ कृषि वैज्ञानिक इन संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।
इन्हीं में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार भी किसानों की सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले सप्ताह 1 फरवरी को इस संस्थान द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें एक पशु मेले का भी आयोजन किया गया। इसमें किसानों को जहां अपनी नस्लों के प्रदर्शन का मौका मिला, वहां पर इन्होंने अच्छी किस्म की नस्लें देखी, साथ ही इनके अच्छे पालन के लिए गुर भी सीखे। भारत में आज करीब 13.5 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है और ये विश्व में सबसे अधिक है। देश के कुल दूध उत्पादन में करीब 70% योगदान भैंसों का है। भैंसें देश में हमेशा से ही काफी लोकप्रिय रही हैं और साधारण रखरखाव और रोगों से लड़ने की अच्छी क्षमता होने के कारण पशुपालक दूध उत्पादन या डेयरी के लिए भैंसें ही पसंद करते हैं। पिछले कुछ समय से अच्छी नस्ल की भैंसों की मांग में काफी इजाफा हुआ है। सन 1985 में भैंसों की उन्नत नस्लें तैयार करने और किसानों को उन्हें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। हाल ही में इस संस्थान ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया और साथ ही एक भव्य भैंस मेले का आयोजन भी किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर गुरबचन सिंह ने किया। इस अवसर पर एक भव्य भैंस मेले के साथ एक किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ मेले में लगी कई स्टॉल और प्रदर्शनियों का दौरा भी किया। मेले में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से NDRI यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का भी स्टॉल था। इसके अलावा पशुओं के लिए हरे चारे की उन्नत किस्मों को भी प्रदर्शित किया गया था। भारतीय राज्य फार्म निगम का सेंट्रल स्टेट फार्म हिसार से ये स्टॉल लगाया गया है, जहां हम लोग बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें पशुओं के लिए चारे के गुणवत्ता वाले बीज तैयार करते हैं, जो किसानों को दिए जा रहे हैं, जिससे पशुओं के लिए अच्छा से अच्छा चारा मिल सके। इसके अलावा सब्जियों के बीज पैदा किए जा रहे हैं तथा गेहूं, चना, सरसों, मटर, मसूर, मेथी, सभी जो भी फसलें हैं उन सब के बीज तैयार कर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले प्रदाय कराए जा रहे हैं। हरियाणा डेयरी सहकारी संस्था वीटा ने भी अपने स्टॉल में किसानों के लिए कई जानकारियां उपलब्ध करा रखी थी। भूप सिंह जी, जो आपने सहकारिता के माध्यम से डेयरी चला रहे हैं, हरियाणा सरकार की है, तो किसानों को खासकर पशुपालकों को किस तरह इससे जोड़ते हैं? सबसे पहले हम गांव में मीटिंग देते हैं। मीटिंग लेकर उनको सहकारिता के बारे में बताते हैं, उनके बारे में फिर उसके बाद समिति गठित करते हैं। उसके बाद एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाने के बाद एक सचिव की नियुक्ति करते हैं। उसके माध्यम से किसानों को बढ़िया रेट देकर के सहकारिता के हिसाब से उनका दूध परचेज करते हैं। इस टाइम हम 520 रुपये प्रति किलो फैट के हिसाब से दूध खरीद रहे हैं, जो किसानों को सबसे ज़्यादा रेट है इसमें। इसके अलावा और क्या सुविधाएं देते हैं पशुपालकों को? पशुपालकों इसके मिनरल मिक्सचर, कैटल फीड और समय समय पर उनको प्रोत्साहन राशि भी आम सभा की मीटिंग बुला करके संघ के द्वारा उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है। मेले में भैंसों की प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें 7 पैमाने तय किए गए थे, जिनके अनुसार भैंसों, झोटों, कटरी आदि को जज किया गया।
इस प्रतियोगिता में करीब 161 पशुओं ने भागीदारी की। भैंसों की मुर्रा नस्ल सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है और सबसे लोकप्रिय भी। इसी कारण प्रतियोगिता मुर्रा नस्ल के लिए ही रखी गई और इसमें पंजाब, हरियाणा के दूर दराज के क्षेत्रों तक से ग्रामीणों ने प्रतिभागिता की। हर वर्ग के लिए विशेष जजों की टीम थी, जिन्होंने भाग ले रही भैंसों, झोटों, कठिया आदि के नस्ल संबंधी तमाम गुण दोषों की जांच की और उन्हें अंक दिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर गुरबचन सिंह ने विजेता पशुओं को पुरस्कार दिए। किसानों ने भी इस मौके का लाभ लेते हुए एक चैंपियन झोटे का नामकरण डॉक्टर गुरबचन सिंह से करवा लिया। इस झोटे को डॉक्टर गुरबचन सिंह ने भीम नाम दिया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर गुरबचन सिंह ने संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा पशुपालकों के लिए रिकॉर्ड पुस्तिका का विमोचन किया, जिससे किसान अपने घर पर ही अपने पशुओं का पूर्ण रिकॉर्ड रख सकते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान अपना 30वां जन्मदिन मना रहा है और मेरे को जहां आके बहुत खुशी हुई। खुशी के कारण हैं, एक तो ये कि संस्थान ने ये सोचा कि जन्मदिन मनाने के साथ साथ किसानों को जहां बुलाया जाए और किसानों के जो पशु हैं, भैंस हैं, उनके सांड हैं, उनके अच्छे कटड़े हैं, उन सब को जहां लाया जाए, एक तरह का कंपटीशन कराया जाए, जिससे लोगों में, किसानों में जागरूकता आएगी अच्छे पशुओं को भी नस्ल को सुधारने की। तो इन्होंने सब लोगों को जहां एक स्थान पे इकट्ठा किया और किसानों के साथ इसका इंटरेक्शन भी हो रहा है। मैं कहता हूं एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी संस्थान को अपना जन्मदिन फाउंडेशन मनाने का। इस मेले में आए किसानों के लिए भैंस की एक और बढ़िया नस्ल जाफराबादी का भी प्रदर्शन किया गया। इस मजबूत और बढ़िया दूध देने वाली नस्ल को कई किसान तो पहली बार देख रहे थे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में वर्ष 2004 से भैंस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष ये 8वां आयोजन था। मेले में आई सुंदर भैंसों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर गुरबचन सिंह एवं विशिष्ट अतिथियों तथा किसानों का मन मोह लिया। मेले में आए कई किसानों ने नस्ल के साथ हरे चारे, मिनरल मिक्सचर, पशु प्रबंधन आदि के बारे में महत्वपूर्ण और सार्थक जानकारियां हासिल की। मेरा नाम शमशेर सिंह संधू, गांव मर्दादू, जिला सरसा, हरियाणा से हूं। मैं यहां केंद्रीय भैंस अनुसंधान फार्म हिसार में जो भैंसों का और मेला लगा पशुओं का, वो मेला देखने आया हूं। यहां पे मेरे को बहुत अच्छी नस्ल की भैंसें और बहुत अच्छे नस्ल के जोटे देखने को मिले, जो मतलब अभी जिनका बीज भी यहाँ से अगर कोई किसान भाई चाहें तो उनका स्टेप लेके वो अपने बरत सकते हैं। मेरा नाम इंदर सिंह भंबू है, गांव खासा महाजान नाम से आया हूं, जिला हिसार। यहाँ पशुओं का मेला लगा है। यहाँ बढ़िया भैंस देखने को मिली और बढ़िया जोटे देखने को मिले और बीज भी बढ़िया देखने को मिले। नाम सुनील कुमार, गांव खजूरी जाटी, जिला फतेहाबाद है। ये जो मेला चल रहा है काफ़ी अच्छा है और इसमें पशु भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। और मेरी जो पसंद का एक जोटा है वो कुंगड़ गांव से पवन का है, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा मेला चल रहा है। मेरा नाम दिलीप सिंह ढिल्लो है। मैं रामपुरा ढिल्लो गांव से, जिला सिरसा से आया हूं और मैं यहाँ
केंद्रीय भैंस अनुसंधान फार्म पर है। ये भैंसों की प्रदर्शनी देखने के लिए है। यहाँ मैंने अच्छे नस्ल के झोटे भैंसें देखी हैं। बहुत अच्छा मेला है, यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हुई है। अपने संबोधन में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने वैज्ञानिक पद्धति से भैंसें पालने का आह्वान किया और साथ ही खनिज लवण मिश्रण का प्रयोग तथा पशुओं से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड को संजोए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का स्थापना दिवस है, 30वां स्थापना दिवस, जिस अवसर पर हमने एक भैंस मेले का आयोजन किया गया है। ये क्योंकि हिसार में है, इसलिए इसमें मुर्रा नस्ल की जो भैंस हैं वो पशुपालक अपने मुर्रा नस्ल के भैंस, झोटों, कटड़ियों को लेके आए हुए हैं। उनका हम कंपटीशन करवाते हैं यहाँ 7 कैटेगरी के अंदर। झोटे की 3 कैटेगरी हैं और भैंसों की 4 कैटेगरी हैं, जिसमें दूध देने वाली या दूध से जो टल चुकी हैं उस तरह की भैंसें और छोटी झोटियाँ और कटड़ियाँ। इसी तरह जो नर हैं उनके अंदर जो वयस्क नर हैं या उससे छोटे हैं या बिल्कुल छोटे कटड़े हैं, तो कुल 7 कैटेगरी के अंदर इनके कंपटीशन होते हैं। इसका मकसद यही है कि जो किसान यहाँ पर अपने अच्छे पशु लेके आते हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए और उनसे देखकर बाकी किसान भी इस अच्छे पशुधन को अपनाने के लिए, उसको पालने के लिए कुछ प्रेरित हो सकें। इस मेले में लगभग हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली से लगभग 500-600 के बीच में किसान आए हैं और जिनमें जो अपनी भैंस लेके आए हैं, इस तरह के किसानों की संख्या लगभग 200 है। 200 जानवर हमारे यहाँ रजिस्टर हुए हैं 180 से 90 के बीच में। तो इनके बीच में 7 कैटेगरी में कंपटीशन होगा और इनको पारितोषिक दिया जाएगा। पशुपालन छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा गरीबी कम करने में मुख्य भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है। किसान ही हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी हैं और उन्हें अपने पानी, मिट्टी तथा पशु संस्थानों को संजो कर रखना होगा, जिससे हमारे देश की कृषि में प्रगति के साथ पूरा देश विकास के नए रास्तों पर अग्रसर हो सके। ये है वसंत का मौसम जो देता है हमें आनंद की अनुभूति। इसी तरह चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहा है एक ही शोर। देश भर के किसान चल पड़े हैं कृषि वसंत की ओर। 50 एकड़ में फैले इस आयोजन में हैं कई आकर्षण। खेतीबाड़ी, मवेशी, बागवानी से जुड़े लगभग 1000 उद्योगों के स्टॉल और उन्नत तकनीकों के जीवंत प्रदर्शन। कृषि और इससे जुड़े सभी वर्गों का समागम, ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट पर प्रसारण, लघु और सीमांत किसानों के विकास की बात अपनी ही भाषा में खास जानकारों के साथ, लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत द्वारा हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न, किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत। 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि इसमें दी गई जानकारियों का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल के कार्यक्रम में उद्यान फसलों के बारे में कुछ और जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।